Good morning, Namaste, Jai Hind. Welcome back. So guys, in the last video we were discussing about president. We discussed about the different articles related with the president. Now, the most important thing which is related with the functions, powers and work of president we are going to discuss here. Okay, so guys, if we talk about the president, then according to article 53rd of the Indian Constitution, all the executive powers lies in the hands of the president. Means whatever power in the central executive or whatever power used by the central executive entirely inherent in the प्रेसिडेंट, यानी जितनी भी पावर्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं, एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड हैं, दे ऑल आर इनहेरेंट इन द प्रेसिडेंट एंड यूज्ड ऑन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट. एज वी डिस्कस दैट president is a part of the parliament, so some powers are there related with the parliament also. Along with that, president is the head of the state, so in this way he is also having some powers as the head of the state. Okay, means the foreign powers, the military powers, and along with that we also discussed that president is also having some power in matter of judiciary, so he is having the judicial power with the appointment. Okay, so different kind of powers are there, so let's have a discussion about that. So first of all we will start our discussion with the legislative power of the president. Okay, the legislative power of the president. So guys, as we have already discussed that according to article 79 of the Indian Constitution, पार्लियामेंट जो है उसका फॉर्मेशन 3 अलग अलग पार्ट से मिलकर होता है, दैट इज द प्रेसिडेंट, द राज्यसभा एंड द लोकसभा. ओके, तो प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा तीनों से मिलकर पार्लियामेंट बनता है. इसका मतलब प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ बोथ द एग्जीक्यूटिव एंड द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट का इंटीग्रल पार्ट प्रेसिडेंट होता है. कैसे होता है, दैट इज द थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर. ओके, सो देखो, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का इंटीग्रल पार्ट होता है. उनको हम अलग अलग सेक्शंस के अकॉर्डिंग, अलग अलग पॉइंट्स के अकॉर्डिंग डिस्कस कर सकते हैं. ओके, द फर्स्ट वन, प्रेसिडेंट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट एज ही कॉल, और वी कैन से दैट समन्स, एज ही समन्स एंड postpone the sessions of the parliament. Okay, तो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का इंटीग्रल पार्ट होता है. उसको प्रूव करने वाले अलग अलग पॉइंट्स हमारे पास में है. सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है दैट इज रिलेटेड विद आर्टिकल 85 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी पार्ट 5 के 85th आर्टिकल में क्लियरली मेंशन है कि प्रेसिडेंट जो होता है वो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के सेशंस को बुलाता है, उनको पोस्टपोन करता है. सो द प्रेसिडेंट कॉल, समन्स और पोस्टपोन दी सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट. ओके, तो पार्लियामेंट के सेशंस को बुलाना और उनको पोस्टपोन करना कंप्लीटली डिपेंड करता है प्रेसिडेंट के ऊपर, और ये मेंशन है आर्टिकल 85 में. ओके, तो आर्टिकल 85 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कॉल एंड to postpone the sessions of the parliaments. Okay, along with that he can also dissolve Lok Sabha. Okay, on the advice of the prime minister the president can dissolve the Lok Sabha. तो प्रेसिडेंट की जो लेजिस्लेटिव पावर है यानी विधायी शक्ति है, उसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है प्रेसिडेंट के सेशन बुलाने की, उनको पोस्टपोन करने की पावर, इसके साथ साथ लोकसभा को डिसॉल्व करने की पावर. ओके, और ये मेंशन है आर्टिकल 85 में.
ये फर्स्ट पॉइंट है जो शो करता है कि प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का इंटीग्रल पार्ट होता है। आफ्टर दैट, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 86 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रेसिडेंट एड्रेस द sessions of the parliament, sessions of the parliament, or we can say that both the houses of parliament after the recommencement of every session। यानी पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस का सेशन जब भी शुरू होता है, हर बार उस सेशन को फर्स्ट एड्रेस प्रेसिडेंट ही करता है। Is that clear? So President address the sessions of the Parliament after the recommencement, यानी जैसे ही नया सेशन शुरू होता है, first of all it is addressed by the President, and this is also a part of the legislative power of the President. Along with that, after the general election, there is an special address to the joint session of both the houses of parliament by the president। okay, यानी जैसे ही जनरल इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंट के द्वारा पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन को एड्रेस किया जाता है, यानी लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स जो होते हैं उनका एक जॉइंट सेशन होता है लोकसभा के जनरल इलेक्शन के बाद में, जिसको हम स्पेशल एड्रेस ऑफ द प्रेसिडेंट कहते हैं। ओके, तो पार्लियामेंट के सेशंस को एड्रेस करना भी प्रेसिडेंट का एक पार्ट है, और जो प्रेसिडेंट की पावर का एक पार्ट है, और जो प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट का इंटीग्रल पार्ट शो करता है। इज दैट क्लियर? तो प्रेसिडेंट जो होता है वो पार्लियामेंट के हर एक सेशन को एड्रेस करता है जस्ट आफ्टर द रिकमेंसमेंट ऑफ द सेशन, और लोकसभा के जनरल इलेक्शन के बाद में प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा के जॉइंट सेशन को भी एड्रेस करता है। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द सेकंड पॉइंट व्हिच प्रूव्स दैट प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का इंटीग्रल पार्ट होता है, वो दूसरा पॉइंट है जो ये प्रूव करता है। नाउ आफ्टर दैट द नेक्स्ट थिंग, ओके, व्हिच इज रिलेटेड विथ bills। According to Article 111 of the Indian Constitution, the President sign the bills passed by the Parliament, mean to say that the bill passed by the Parliament becomes law only after the signature of the President। यानी प्रेसिडेंट के साइन होने के बाद ही पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के द्वारा पास किया गया कोई बिल लॉ बनता है। Is that clear? So the bills passed by the Parliament becomes law only after the sign of the President। यानी जो भी बिल पार्लियामेंट के द्वारा पास किया जाता है वो लॉ तभी बनता है जब प्रेसिडेंट के ऊपर इसका साइन होता है। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 111 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एनी बिल पास बाय द पार्लियामेंट बिकम्स लॉ ओनली आफ्टर द सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट। और ये प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर का थर्ड पार्ट है, यानी वो तीसरा पॉइंट है जो ये प्रूव करता है कि प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का इंटीग्रल पार्ट होता है। Along with that, the next point is related with the power of ordinance। ordinance को हिंदी में कहते हैं अध्यादेश। okay, generally the parliament pass bills and president sign them and in this way it becomes law। यानी पहले बिल पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के द्वारा पास किया जाता है, फिर वो बिल प्रेसिडेंट के पास में सिग्नेचर के लिए जाता है, और प्रेसिडेंट के साइन होने के बाद में ही वो बिल लॉ बनता है। लेकिन sometimes it happens that the parliament, the session of the parliament is not in being, means parliament का session नहीं चल रहा होता है। In such a situation, president is having a power to issue an order which will be equally valid as per the law passed by the parliament। This is what we call ordinance। यानी कभी कभार ऐसा होता है कि पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा होता है और उस टाइम भी किसी लॉ की रिक्वायरमेंट होती है इंस्टेंटली, यानी ये पॉसिबल नहीं है कि इमरजेंसी में पार्लियामेंट का सेशन बुलाया जाए और
बिल को पास करवाया जाए। तो इमरजेंसी में यदि कोई बिल पार्लियामेंट के बगैर भी यदि कोई लॉ प्रेसिडेंट को बनाना होता है तो वो ऐसा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 123 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल ऑर्डिनेंस। यानी प्रेसिडेंट का ये जो पावर है इसी को हम पावर ऑफ ऑर्डिनेंस कहते हैं। इज दैट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, बिफोर द ट्रिपल तलाक लॉ the ordinance was passed by the Indian government, okay, related to ट्रिपल तलाक, तो वो इक्वली वैलिड होता है जैसे कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया लॉ वैलिड होता है। अब इसमें कंडीशन होती है एंड दैट इज दिस काइंड ऑफ ऑर्डिनेंस इज वैलिड फॉर 6 months और for 6 weeks after the commencement of the sessions of the parliament। यानी पार्लियामेंट का सेशन फिर से शुरू होने के 6 वीक के अंदर पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से इस ऑर्डिनेंस का अप्रूवल मिलना जरूरी होता है, अदरवाइज ये ऑर्डिनेंस अपने आप डिसॉल्व हो जाता है। इज दैट क्लियर गाइज? तो पार्लियामेंट में इस ऑर्डिनेंस का अप्रूवल लेना एग्जीक्यूटिव के लिए जरूरी होता है, या तो अदरवाइज पार्लियामेंट के सेशन शुरू होने के 6 वीक के अंदर ये अपने आप डिसॉल्व हो जाता है, या फिर 6 मंथ तक इसकी लिमिट होती है, 6 मंथ के बाद में ये अपने आप डिसॉल्व हो जाता है। हाँ, ये अलग बात है कि एक बार डिसॉल्व होने के बाद में प्रेसिडेंट यदि चाहे तो उस सेम ऑर्डिनेंस को फिर से इशू कर सकते हैं, एक नए ऑर्डिनेंस के रूप में वही ऑर्डिनेंस फिर से इशू किया जा सकता है, जैसे कि ट्रिपल तलाक ऑर्डिनेंस में हुआ था। इज दैट क्लियर? इसको हिंदी में अध्यादेश रेफर करते हैं। सो गाइज, दीज आर द 4 मेजर पॉइंट्स विच प्रूव अस दैट द प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि प्रूव इट हाउ प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। तो यहाँ पे आपको ये माइंड में रखना है कि ये सारे पॉइंट शो करते हैं कि प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का इंटीग्रल पार्ट होता है। ओके, एज ही इज रिलेटेड विथ कॉलिंग postponing the sessions of parliament along with dissolution of Lok Sabha. Okay, he addressed the sessions of the parliament, or he the special address of the president along with sending message to the parliament. Is that clear guys? तो ये सारे points तो हो गए legislative power of the president से related. Now the next thing, okay, which is related with the executive power of the president. So guys, as we have already discussed that according to article 53 of the Indian constitution, all the executive power of the central government lies in the hands of the president। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की जितनी भी पावर्स होती हैं वो सारी प्रेसिडेंट के पास होती हैं, वो सारी प्रेसिडेंट में निहित होती हैं। ओके, एंड द प्रेसिडेंट यूज दीज पावर्स एज पर द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर and his council of minister. What I mean to say that is the executive powers are used by the prime minister and his council of minister on the name of the president। यानी वहाँ नाम प्रेसिडेंट का होता है और ये सारी पावर्स एक्चुअल में एंजॉय करता है प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। Is that clear? So the next point is the executive powers of the president। So guys, executive power जो है इसको भी हम जनरली अलग अलग पॉइंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि द फर्स्ट वन इज द एग्जीक्यूटिव पावर रिलेटेड विद द अपॉइंटमेंट ऑफ इम्पॉर्टेंट ऑफिसर्स। ओके, appointment of important officers. So we can say that as the first part of the executive power there is power of appointment. So guys, according to article 75th of the Indian constitution, the president appoint prime minister, and on the advice of prime minister the other ministers of the council of ministers। ओके, यानी प्रेसिडेंट जो है वो अपनी पावर ऑफ अपॉइंटमेंट के अकॉर्डिंग प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। जनरली इट इज नॉट बाय विश, एक्चुअली द प्रेसिडेंट हैव टू अपॉइंट द लीडर ऑफ मेजॉरिटी ऑफ सीट स्कोरिंग पार्टी इन लोकसभा एज द प्राइम मिनिस्टर। यानी प्रेसिडेंट को
लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीट स्कोर करने वाली पार्टी, मेजोरिटी जो डिसाइडेड है, फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे टोटल इलेक्टेड मेंबर्स लोकसभा में 543, उसको 2 से डिवाइड करें तो 271.5 आता है। तो उसको हम ये कह सकते हैं कि 272 सीट्स या इससे ज़्यादा सीट्स जिस भी पार्टी ने स्कोर की होती है, उस पार्टी के लीडर को प्रेसिडेंट के द्वारा प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। बट इन एक्सेप्शनल सिचुएशन प्रेसिडेंट कैन यूज हिज डिस्क्रेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट अपने डिस्क्रेशन को, अपनी इच्छा को भी यूज कर सकते हैं प्रेसिडेंट की प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट में। यानी कभी कभार ऐसा होता है कि किसी भी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती है और न ही अलग अलग पार्टीज एक साथ आकर के कॉलिशन, एक अलायंस बनाने की बारे में सोचते हैं, जिसको हम एक कॉलिजन गवर्नमेंट कहते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में प्रेसिडेंट अपनी इच्छा से जिस पार्टी के भी लीडर को चाहे बुला सकते हैं और उनको प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट कर सकते हैं और उनको एक लिमिटेड टाइम दे सकते हैं टू प्रूव हिज मेजॉरिटी। Is that clear? Okay. So this is the power of appointment related with the Prime Minister and his Council of Ministers. Along with that, President also appoint the judges of Supreme Court. Okay. The judges of Supreme Court are appointed by the President. Along with that, President appoint the Comptroller and Auditor General of the country. Okay. The chief of UPSC, the governors of the states, okay, the election commissioner, the chief election commissioner and other election commissioners. Okay. According to Article 324 of the Indian Constitution, the election commissioner and other election officers are appointed by the president. तो प्रेसिडेंट की पावर ऑफ अपॉइंटमेंट का डिस्कशन जब हम करते हैं तो प्रेसिडेंट के द्वारा जो मेजर ऑफिसर्स हैं उनको अपॉइंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, प्रेसिडेंट अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर्स ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अलॉन्ग विद दैट ही आल्सो अपॉइंट द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, द जजेस ऑफ हाई कोर्ट, ओके, Comptroller and Auditor General, Chief of UPSC, okay, governors of the states, along with that the Chief Election Commissioner, मुख्य चुनाव आयुक्त और जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, they all are appointed by the President. इसके अलावा भी जैसे CBI चीफ होता है, CBSE चीफ होता है, NCERT चीफ होता है, they all are appointed by the President. उन सबका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा होता है एंड प्रेसिडेंट यूज दिस पावर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर. इज दैट क्लियर? सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट विच इज वी कॉल एज द पावर ऑफ अपॉइंटमेंट, यानी ये प्रेसिडेंट की पावर ऑफ अपॉइंटमेंट होती है. नाउ आफ्टर दैट द नेक्स्ट थिंग in the power of appointment is in the executive power of the president is related with the foreign power. The next point is related with the foreign power of the president. Okay, so guys, president is the head of the state. जैसे कि हमने आर्टिकल 52 में पढ़ा था कि there will be a president in India as the head of the state, यानी इंडिया में head of the state के रूप में एक president होगा. So president is the head of the state. So in this way, all the ambassadors appointed in different countries are appointed by the president. यानी जो इंडियन एम्बेसडर्स, भारतीय राजदूत अलग अलग कंट्रीज में अपॉइंट होते हैं, दे ऑल आर अपॉइंटेड बाय द
president. Okay, the different ambassadors which are appointed by the different countries in our country are also welcomed by the president, means their certificates are also accepted by the president. यानी अलग अलग कंट्री जो होती हैं, जिस भी कंट्री के साथ में रिलेशन बनाया जाता है वहाँ पे एक कंट्री अपने राजदूत को, अपने एम्बेसडर को एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। जैसे हमने इंडिया ने अलग अलग कंट्रीज़ में अपने जो एम्बेसडर्स हैं उनको अपॉइंट कर रखे हैं, वैसे ही जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं वो भी अपने एम्बेसडर्स को हमारे यहाँ पे अपॉइंट करती हैं। तो प्रेसिडेंट जो होता है वो इंडिया के एम्बेसडर्स को अदर कंट्रीज में अपॉइंट करता है, एंड अलॉन्ग विद दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू एक्सेप्ट द सर्टिफिकेट्स ऑफ द अदर एम्बेसडर्स, यानी जो दूसरी कंट्रीज से रिलेटेड लोग हमारे एम्बेसडर के रूप में आते हैं उनके सर्टिफिकेट्स एक्सेप्ट करने का काम भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। इज दैट क्लियर? सो द प्रेसिडेंट अपॉइंट द एम्बेसडर्स in the different countries, and the ambassadors which are appointed in India by the different countries, their certificates are accepted by the president. उनके certificates भी president के द्वारा ही accept किए जाते हैं। Is that clear guys? Along with that, all the treaties साइन बाई द इंडियन गवर्नमेंट विद द डिफरेंट कंट्रीज, यानी जो भी ट्रीटीज, जो भी पैक्स, अलाइंस इंडिया के अलग अलग कंट्रीज के साथ में होते हैं, दे ऑल आर साइंड ऑन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। वो सारे प्रेसिडेंट के नाम पे ही साइन किए जाते हैं, यानी प्रेसिडेंट के नाम पे ही इंडिया अलग अलग कंट्रीज के साथ में जो भी संधि या फिर जो भी गठबंधन, जो भी समझौता करती है वो सारे समझौते किए जाते हैं। Is that clear? So this is what we call the foreign power of the president. Is that clear? Now after that, the next thing which is related with the military power of the president. Okay, the next thing is related with the military power of the president. So guys, according to the constitution, the president is the सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द डिफेंस फोर्सेस ऑफ द कंट्री। मिलिट्री पावर में आपको इतना ही माइंड में रखना है कि प्रेसिडेंट जो होता है ही इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द डिफेंस फोर्सेस ऑफ द कंट्री। ओके, यानी प्रेसिडेंट जो है वो इंडिया की जितनी भी डिफेंस फोर्सेस होती हैं, मीन्स द इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन आर्मी, उन सब का सुप्रीम कमांडर होता है, यानी सबसे बड़ा अधिकारी होता है इंडिया की जितनी भी मिलिट्री पावर्स जो है, मतलब जितनी भी डिफेंस फोर्सेस हैं उन सब का। बट अकॉर्डिंग टू द provisions of the Indian Constitution, or as we are having the parliamentary system of governance, the declaration of war or the implementation of army in a particular region is not as per the advice of the as per the wishes of the president. He have to take the advice of the council of minister, the prime minister, and along with that the parliament. यानी प्रेसिडेंट के पास में मिलिट्री पावर है, वो हेड है, सुप्रीम है सारी डिफेंस फोर्सेस का, लेकिन पार्लियामेंट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग वॉर डिक्लेरेशन और एंड ऑफ द वॉर डिक्लेरेशन जो होता है, इट इज़ डिक्लेयर्ड बाय दी पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट बिल बना के बिल पास करके या फिर मोशन पास करके डिसाइड करती है, प्रेसिडेंट अपनी इच्छा से ऐसा नहीं कर सकते। सो दिस इज द पार्ट ऑफ द military power of the president, as he is the chief of all the defense forces of the country. Okay, and this power is also a part of the executive power of the president. जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा था कि आर्टिकल 53 के अकॉर्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं वो सारी प्रेसिडेंट के अंदर इनहेरेंट हैं, जिनको वो यूज़ करते हैं एज पर द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मेंशन्ड इन आर्टिकल 74। यानी आर्टिकल 74 के अकॉर्डिंग सारे एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस के अकॉर्डिंग ही यूज़ करते हैं। ओके गाइज, नाउ द नेक्स्ट थिंग, यानी थर्ड पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, दैट इज द फाइनेंशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ओके, प्रेसिडेंट की फाइनेंशियल पावर या वित्तीय शक्ति। So guys, as per Article 112 of the Indian Constitution, President presents the
फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन फ्रंट ऑफ द पार्लियामेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही पार्लियामेंट के सामने, लोकसभा के सामने रखा जाता है। अलॉन्ग विद दैट, टू प्रेजेंट द बजट in the Lok Sabha, it is compulsory for the Council of Ministers to take the acceptance of the President। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही पार्लियामेंट के सामने रखा जाता है। इसके अलावा प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन के बाद ही बजट बिल जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यानी सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा पार्लियामेंट के सामने रखा जाता है। क्लियर? तो पहला जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो प्रेसिडेंट खुद पार्लियामेंट के सामने, लोकसभा के सामने प्रेजेंट करते हैं, और उसके बाद जो बजट बिल होता है वो पहले लोकसभा में ही रखा जाता है, और ये बजट बिल लोकसभा में फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट के बाद में ही रखा जा सकता है। एंड दिस इज द फाइनेंशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। इसमें एक प्रोविजन ये भी होता है दैट इफ द गवर्नमेंट नीड एनी एक्स्ट्रा ग्रांट देन इट हैज टू आस्क द प्रेसिडेंट अबाउट दैट, यानी पहले एज प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज कंपल्सरी फॉर द एक्स्ट्रा फाइनेंशियल ग्रांट्स, यानी कोई भी एक्स्ट्रा फाइनेंशियल ग्रांट की रिक्वायरमेंट यदि गवर्नमेंट को होती है पार्लियामेंट से, तो पहले प्रेसिडेंट की परमिशन लेना कंपल्सरी होता है। इज दैट क्लियर? सो दिस इज व्हाट वी कॉल द फाइनेंशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। नाउ आफ्टर दैट द नेक्स्ट पावर ऑफ द प्रेसिडेंट which we call the judicial power। okay, so guys, as per the provisions of the Indian Constitution, the President do not have any power to directly interfere in the working of the judiciary। ओके, यानी डायरेक्टली तो प्रेसिडेंट जुडिशरी के काम में इंटरफेरेंस क्रिएट नहीं कर सकते। ओके, बट कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिनके अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट जुडिशरी से रिलेटेड कुछ जो पावर है वो प्रेसिडेंट के पास में आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल, आर्टिकल 72 पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द प्रेसिडेंट हैज अ पावर टू retain remit and forgive the punishment of a convicted person। okay, सिंपल सा पॉइंट ये है कि आर्टिकल 72 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि प्रेसिडेंट के पास में ये पावर है कि यदि वो चाहें तो वो किसी की सज़ा को कम कर सकते हैं, माफ़ कर सकते हैं, या फिर रिटेन कर सकते हैं, बनाए रख सकते हैं। इसके अलावा वो सज़ा के सिस्टम को चेंज भी कर सकते हैं, यानी डेथ पनिशमेंट को लाइफ इम्प्रिजमेंट को रेड्यूस करके उसका जो टाइम पीरियड है वो कम कर सकते हैं। तो दिस पावर इज द जुडिशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट की जुडिशियल पावर होती है जिसमें प्रेसिडेंट के पास में ये राइट है कि वो चाहें तो किसी के भी पनिशमेंट को मतलब जो पनिश्ड पर्सन होता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, यानी डायरेक्टली, जैसे यदि ये केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा होता है, एट दैट टाइम ही इज नॉट अलाउड टू इंटरफेयर इन द वर्किंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। लेकिन एक बार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पनिशमेंट दिए जाने के बाद जो लास्ट रिक्वेस्ट जो होती है वो प्रेसिडेंट के पास में ही पहुंचती है, और प्रेसिडेंट ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए मीन्स इन द सिचुएशन ऑफ डेथ पनिशमेंट गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट, in the situation of other punishment given by the Supreme Court, in the situation of punishment given in the violation of any law formed by the central government, यानी यदि punishment दिया जाए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसी ऐसे लॉ की वायलेशन के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया होता है, या फिर मिलिट्री कोर्ट के द्वारा किसी सोल्जर के अगेंस्ट कोई डिसीजन लिया जाता है, कोई पनिशमेंट उनको दिया जाता है, तो इन
सिचुएशंस में प्रेसिडेंट यदि चाहे तो उन उन पनिशमेंट को रेमिट कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, उसको फॉरगिव भी कर सकते हैं और चाहे तो उसको रिटर्न भी कर सकते हैं. इट्स ऑल डिपेंड ऑन दी president. Is that clear? Along with that, president also enjoy the power of advice. Okay, what I mean to say that is judiciary से related एक और power president के पास में होती है, जिनके according president यदि चाहे तो he can ask advice. He can ask the advice of. He can ask the advice of the जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन मैटर ऑफ सोशल वेलफेयर. यानी सोशल वेलफेयर को लेकर कोई मैटर होता है तो प्रेसिडेंट यदि चाहे तो वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से इस मैटर में उनकी एडवाइस पूछ सकते हैं. बट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 143 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन दिस सिचुएशन बोथ द प्रेसिडेंट इज नॉट compelled to accept the advice and the judges are not, means the chief justice of supreme court is not compelled to give the advice. यानी यहाँ पे न तो प्रेसिडेंट इस एडवाइस को एक्सेप्ट करने के लिए कंपेल्ड है, मानने के लिए बाध्य है, और न ही जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है उनको फोर्स किया गया है कि वो ये एडवाइस देंगे. यानी न तो जस्टिस को कंपेल किया जा सकता है एडवाइस देने के लिए और न ही प्रेसिडेंट को कंपेल किया जा सकता है एडवाइस को मानने के लिए. इज दैट क्लियर गाइज? सो इन दिस वे the discussion related with the general powers of the president have been completed. तो हमारा आज का जो डिस्कशन है वो रिलेटेड था प्रेसिडेंट की जनरल पावर्स. यानी प्रेसिडेंट के पास में जनरली 2 कैटेगरीज ऑफ पावर होती हैं, जनरल पावर्स एंड द इमरजेंसी पावर्स. ओके, डिस्कशन रिलेटेड विद द जनरल पावर्स हैव बीन कंप्लीटेड, अंडर विच वी डिस्कस्ड अबाउट द लेजिस्लेटिव पावर, द एग्जीक्यूटिव पावर, द फाइनेंशियल पावर, द जुडिशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट. About the remaining powers, means the powers, the emergency powers of the president, will discuss in the next video. So guys, see you soon in the next video. Thank you very much. Have a nice day. Jai Hind, Jai Bharat.